नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का माह समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में धनु राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको और इसका कारण क्या था। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि कालपुरुष कुंडली की 9वीं राशि है और राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु के समान ही धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। हालांकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है तो ऐसे जातकों को क्रोध भी बहुत जल्द आता है, लेकिन ये व्यक्ति परम ज्ञानी होते हैं। दूसरे व्यक्ति इन्हें ज्ञान दे ये बात ये पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से इन्हें क्रोध भी आता है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है, मधुर और ज्ञानमयी वाणी होती है, सौम्य स्वभाव होता है और दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनकी स्वभाव की विशेषताएं होती हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं और इसी वजह से धनु राशि के जातक शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में या वकालत के क्षेत्र में या फिर धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक, धर्मोपदेशक के रूप में जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। अब आइए ग्रह स्थितियों की बात करें तो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और हंस राजयोग बना रहे हैं। 12 मार्च को यहाँ पर 12 मार्च तक शुक्र का भी गोचर है। इसके बाद शुक्र पंचम में चले जाएंगे जहाँ पर राहु हैं। कुंडली के छठे भाव में मंगल का गोचर है और मंगल 13 मार्च को सप्तम में आ जाएंगे। शनि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। सूर्य 15 मार्च तक पराक्रम भाव में और इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध 16 मार्च तक पराक्रम भाव में है और इसके बाद बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। केतु कुंडली के धन लाभ के भाव में है, एकादश भाव में। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी के महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछले समय की घटनाओं से सीख लेकर ही आगे बढ़ते हैं। पास्ट में जो हुआ
उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने में सुधार करता है, क्योंकि असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिसकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ हो। और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, कुंडली के पराक्रम भाव में शनि, सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य यहाँ पर 15 मार्च तक गोचर करेंगे और 13 फरवरी से सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे थे। शनि और सूर्य की युति बनी पराक्रम भाव में। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है। तो शत्रु का साथ होने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, जहाँ से पिता का, गुरु का, भाग्य का, यात्रा देशाटन का विचार किया जाता है। जब सूर्य ही पीड़ित हुए, जब राजा ही पीड़ित हुए, तो समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा। पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का, आपके सहयोगियों का साथ नहीं मिला होगा। प्रमोशन या वेतन वृद्धि का मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों से था तो वो भी नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि भी पीड़ित हुए। अब शनि एक तो पीड़ित हुए, दूसरे शनि अस्त भी हो गए। तो शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं। शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। और शनि रोगों के भी कारक होते हैं, तो काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, ये सब दिक्कतें आपके साथ रही होंगी। दूसरी बात, जनवरी फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था, कुंडली के 6ठे भाव में, और राहु का गोचर मेष राशि में। राहु और मंगल का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत खराब माना गया है। अब यहाँ पर राहु से दूसरे भाव में मंगल थे। दूसरा भाव होता है आपके बल, आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट का। तो राहु को तो मंगल का सपोर्ट मिल गया, लेकिन मंगल को राहु का सपोर्ट नहीं मिला। इससे क्या हुआ? मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए। जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो आपके बिला वजह के खर्चे बड़े होंगे और ये खर्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में या अस्पताल का चक्कर लगाने में हुए होंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद हुए होंगे, शत्रुता बढ़ी होगी और कोर्ट कचहरी के मैटर भी आपके सामने आए होंगे। दूसरी बात, मंगल केतु से अष्टम स्थान पर थे, अष्टम भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 केतु से अष्टम पर थे मंगल। और अष्टम क्या होता है? 8वां भाव क्या होता है? दुख, पीड़ा, कष्ट, दुर्घटनाओं का। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। केतु अलगाव और डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी
और हो सकता है अचानक कोई घटना दुर्घटना भी घटित हुई हो। चूँकि मंगल पंचम के स्वामी भी हैं और पंचम भाव संतान का होता है, तो पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी रहे होंगे। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट हुआ होगा। और चूँकि मंगल के आप दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, जहाँ से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना, गुर्दे में पथरी, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। और अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा, प्रॉपर्टी का विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिर दर्द, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अब बात करें मार्च 2023 की। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी का होता है। अब आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य भाव के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। लग्न के स्वामी गुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में, अपनी ही राशि में। यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी 12 मार्च तक चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, उच्च की राशि में, इन राशि में। और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। इस तरह से दो अत्यंत शुभ ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो उसे जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। और कुंडली के अन्य भाव में स्थित किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देवगुरु आपकी कुंडली में 21 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। आप पर कैसी भी परेशानी आए, लेकिन देवगुरु आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लाएंगे। कहीं न कहीं से आपको कुछ ऐसी मदद मिल जाएगी कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकाल लाएंगे। देवगुरु ज्ञान के कारक होते हैं और यहाँ पर गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान का मान सम्मान और यश बढ़ाने वाले होंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों का सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिहि कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो, वह जातक अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, गुरु का भक्त और अपने परिवार, अपने कुल का मुखिया होता है। अब गुरु संतान के भी कारक हैं। अगर इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति होती है 21 अप्रैल तक, तो आप निश्चित रूप से जानिए कि वो जो बच्चा है वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगा, ज्ञानवान होगा, बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व वाला होगा, भव्य व्यक्तित्व वाला होगा और जीवन में हर सुख को उपभोग करेगा। चतुर्थ भाव में गुरु आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे और आप अपने उद्यम और परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। गुरु का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप माता पिता, गुरु,
वृद्ध जनों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर गुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आपकी जन्म कुंडली में हैं तो आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे, वृद्धावस्था सुखी होगी, जमीन जायदाद पर्याप्त होगा और बाग बगीचा भी आपके पास होगा। आप सरकारी नौकरी करेंगे, सरकार में उच्च पद प्राप्त करेंगे और आप कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो। और आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है तो ये चीज़ें आपके साथ निश्चित रूप से होंगी, और अगर है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर 12 मार्च तक गोचर करेंगे। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, धन के विवाह के कारक होते हैं, तो इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके अपने घर में लाएंगे और साथ ही साथ आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। आपकी कुंडली में शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव, और यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग धन का योग होता है, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र लव और रोमांस के ग्रह हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लव रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे और साथ ही साथ आपका विवाह भी हो सकता है। और इसके बाद शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके पंचम में आएंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे और अपार धन प्रदायक योग बनाएंगे। तो इस पर बात करते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कुंडली के पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति बनेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपकी रचनात्मक क्षमता का और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। तो राहु क्या है? एक तरफ तो राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखें कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानता है, चाहे नैतिक तरीका हो या अनैतिक तरीका, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना है, क्योंकि राहु और शुक्र की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, धन की प्राप्ति के भाव पर पड़ेगी। तो आप धन को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यही ध्यान रखना है कि जो धन प्राप्ति का तरीका हो वो नैतिक हो, अनैतिक ना हो। शुक्र क्या है? धन है। तो राहु शुक्र की युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी के कारक। ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे आप, और इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस, पंचम भाव है लव रोमांस का। यदि आप
रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव, तो धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। और राहु और शुक्र की ये जो युति है इस लगाव को और अधिक बढ़ाने वाली होगी। अब आप इस युति का पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे? राहु को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु हैं विदेश के कारक, विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में हैं तो वहाँ से प्रचुर धन प्राप्त होगा। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन माध्यम से करें। और जो जातक शुक्र की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातक भी इस समय अपार धन प्राप्त करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध। बुध सप्तम के भी स्वामी हैं, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 15 मार्च तक तो पराक्रम भाव में बनेगा, और 15 मार्च के बाद सूर्य और बुध दोनों ही चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, और सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि कर्म भाव पर, दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य राजा हैं और बुध के साथ हैं। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा और प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य और बुध के पराक्रम भाव में गोचर करने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ बुध आपके ज्ञान, आपके स्किल, आपके कौशल, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति में भी वृद्धि करेंगे। और इस गोचर काल में आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी तो है ही, सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार असफल होते आ रहे हैं, कभी रिटेन क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू में रह गए, कभी रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, ऐसे सभी जातकों के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होने के कारण, भाग्य का साथ मिलने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता का योग बनेगा। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है, और बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली में 15 मार्च तक बनेगा, और 15 मार्च के बाद भी बनेगा। चतुर्थ भाव में 15 मार्च के बाद सूर्य, बुध और गुरु तीनों का गोचर होगा। त्रिग्रही योग बनेगा, और तीनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के कारक होते हैं। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका प्रमोशन होगा। सूर्य उच्च पद के कारक होते हैं, तो उच्च पद तो मिलेगा ही, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है, जिससे कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि
भाग्य भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। यात्रा संबंधी कार्यों से, मार्केटिंग के क्षेत्र है या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध का गोचर। कार्यस्थल पर स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। सूर्य नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट, पूंजी निवेश या करेंसी के कार्यों से भी आपको सफलता मिलेगी और धन प्राप्त होगा। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं या फिर जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, उन सभी के लिए बुध का चतुर्थ भाव में गोचर करना सूर्य के साथ बहुत ही लाभ देने वाला होगा। और चूंकि व्यापार के कारक होते हैं, बुध सूर्य के साथ हैं, गुरु के साथ हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो व्यापारियों के लिए भी सूर्य और ये बुध का गोचर व्यापार में उन्नति और धन का लाभ देने वाला होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ योग आपकी कुंडली में 13 मार्च के बाद बनने जा रहा है। 13 मार्च को मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, शनि तीसरे भाव में हैं। 15 मार्च को सूर्य चतुर्थ में आ जाएंगे, 16 को बुध चतुर्थ में आ जाएंगे। तो 16 मार्च से शनि और मंगल दोनों ही ग्रह अकेले होंगे। शनि तीसरे भाव में, मंगल सप्तम भाव में, और शनि से मंगल त्रिकोण पर होंगे। शनि से 5वें स्थान पर मंगल, मंगल से 9वें स्थान पर शनि, नवम पंचम का योग बनेगा। शनि और मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे। जब दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल देंगे। जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित फल देंगे। अब मंगल एक्टिवेट होंगे। मंगल पंचम के स्वामी हैं, मंगल विदेश के स्वामी हैं 12वें भाव के। पंचम का स्वामी होने के नाते जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज या पुलिस विभाग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में जो जातक प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। विदेश जाकर के भी उन्हें सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जो जातक मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं वो विदेश जाकर के अपने स्किल का, अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जातक भी विदेश जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये होगा मंगल का प्रभाव, मंगल के एक्टिवेट होने का प्रभाव। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थीं वो अभी दूर होंगी। मंगल और शनि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन के कारक होते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो यहाँ से धन का संचय भी होगा। भूमि, कृषि भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का योग बनेगा। शनि के एक्टिवेट होने से वाहन क्रय करने का, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने का योग बनेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। आप भवन निर्माण भी करा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी शनि के एक्टिवेट होने से और मंगल के एक्टिवेट होने से।
शनि की दशम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। शनि भी एक्टिवेट है, मंगल भी एक्टिवेट है, तो इस समय विदेश जाने में का प्रबल योग बनेगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कला का प्रदर्शन हो, चाहे गेम्स और स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, मेडिकल या सर्जरी का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आपको विदेश जाने का अगर आपकी इच्छा है तो प्रबल योग बनेगा। तो इस ग्रह गोचर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए और पूरा लाभ मिले इसके लिए आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है उस ग्रह का उपाय अवश्य करें और जो भी ग्रह कमज़ोर है आपकी कुंडली में उसका भी उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं।
हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।